ऑन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस का पुराना पेपर जो कि 2015 का है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि पुराने पेपर पे भी वीडियो बनाइए। तो ये आपके जो नए जो जुड़े हुए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि पेपर कैसा होता है इसके बारे में भी आपको पता पड़ जाएगा। और जो अभी इस बार दे रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। उन्हें भी थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है पुराने पेपर में से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं अपने आप में सिविल सर्विसेज के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और पहले मैं बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें हमारे निरंतर वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो मैं आपको आंसर आंसर बताता जाऊंगा। और तो ये बनाई गई है आपकी देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। तो जो इसका आंसर है वो केवल स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाता है पहला। 2015 में एक क्वेश्चन रहा था, ये समाचार पत्रों में और हमेशा अक्सर बना रहता है एक तरह से। तो ये जो फोर्टालेजा उद्घोषणा जो है निम्नलिखित में से किसके मामले से संबंधित है? तो इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये है आपकी ब्रिक्स से संबंधित। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो किस प्रकार से हमें करंट पढ़ना है इसके इससे ये भी पता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। तो जो आंसर है वो पहला है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, इस वजह से ये। और इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी की बुक निकालें आप। और 11th वाली जो है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी को पता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी है और गुजरात जो है पश्चिम क्षेत्र में है, भारत का सबसे पश्चिम। तो देखिए किस प्रकार से सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आपके दोनों ही सही, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखिए, 8 मूल उद्योग के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसमें सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो है आपका विद्युत उत्पादन को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ये अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको कोर इंडस्ट्री के बारे में एक तरह से ये पता पड़ गया कि ये 4 तो होते ही हैं कोर इंडस्ट्री में। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये आपको पता है इसका आंसर केबुल है। ये केबुल राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, ये आपका मणिपुर में है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी एनआईएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एनआईएफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, इसमें से आंसर जो केवल पहला हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक यानी अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रोलिफरेशन यानी कि प्रचुरोद उद्वम उद्वन, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है, भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षारण हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 और 3 सही हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। आंसर इसके 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आईयूसीएन तथा वन्य प्राणी जात एवं वन्य वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आवद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं ले सकता। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जो है 2 और 3 सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ये यूएन का अंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आईयूसीएन जो है यूएन का अंग नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल एक तरह से संस्था है ये आईयूसीएन, और ये 2 और 3 बिल्कुल सही है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कृषि एवं लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है बाकी की चीज़ों का निर्धारण करता है, लेकिन गन्ने की उचित कीमत का आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि एक दूसरे से विपरीत जब धाराएं बहती हैं तो उसके मध्य में एक प्रतिधारा के रूप में बहने लग जाती है, तो ये है इसका थोड़ा सा विश्लेषण। इसके लिए आप NCERT की 12th क्लास 11th क्लास वाली पढ़ लें, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। ये तीर्थ स्थान दिए गए हैं और ये अवस्थिति दी गई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्री सैसलम जो है नल्लामला, आप नल्लामलाई जिसे बोलते हैं, पहाड़ियों पर है, तो ये बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ी पर है क्या? ये गलत है। पुष्कर महादेव पहाड़ियों पर है, ये भी गलत है। तो इसमें से जो आंसर है केवल एक सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। स्टेटमेंट है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग को उपयोग करने का प्रयास किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के साथ साथ हुए। तो इसमें से जो आंसर है वो पहला और दूसरा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ध्यान में रखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।